हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएलटी ग्रेड 2026 का पेपर। और हम डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर आया, ये मॉडरेट था, इजी था या डिफ़िकल्ट था। इसमें कौन से क्वेश्चन थे जो कंफ्यूजिंग थे और कौन से क्वेश्चन हैं जिसके आंसर में आपको प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा पैसेज में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है जिनसे मैंने बात करी है, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे पैसेज का आंसर क्या होना चाहिए। तो जो मेरे जो जितना मतलब मैंने पढ़ा है या जितना मैंने समझा है उस अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रही हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर मैं बता रही हूँ वही आयोग भी आंसर टिक करे, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो आंसर होते हैं लाइक कई बार सही आंसर भी गलत कर दिए जाते हैं। और उसके अलावा पैसेज के आंसर में कई बार आयोग कुछ और आंसर बताता है और हम लोग की अंडरस्टैंडिंग कुछ और आंसर कहती है। तो उसमें कुछ हो सकता है 2-3 क्वेश्चन में आपको आंसर की में जो फाइनल आंसर की आए उसमें आपको डिफरेंस मिले। बट ओवरऑल मैंने जितना भी स्टडी किया है तो मैं आपको अपनी तरफ से 100% आंसर की देने की कोशिश करूँगी और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम सवाल करते हैं पैसेज का। ओके, तो पढ़ते हैं पैसेज। This essay is about this paragraph is about environmental degradation. तो पढ़ते हैं। Environmental degradation is not only because of the improved standard of living but other reasons as well. Environmental में जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो environment में जो नुकसान हो रहा है, उसकी वजह केवल improved standard of living नहीं है बल्कि और भी reasons हैं। ठीक है। The choices that maximize economic prosperity also maximize environment quality. अब ये कह रहे हैं कि जो choices हमारी जो भी choices होती हैं जो maximize करती है economic prosperity, मतलब जिस तरीके से हमारा लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को भी मैक्सिमाइज करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लीनर वेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी लाइक सोलर पावर also strengthens people's willingness to forego a part of their income to achieve a cleaner environment. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए जो पॉजिटिव से हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोगों के जो क्लीनर वेज हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि सोलर पावर, वो कहीं ना कहीं लोगों की इच्छा को, विलिंगनेस को स्ट्रेंथन करता है ताकि वो क्या कर सकें, अपने इनकम इनकम के एक पार्ट को फॉरगो कर सकें, मतलब सरेंडर कर सके या त्याग कर सके, नॉट सरेंडर, त्याग कर सके टू अचीव अ क्लीनर एनवायरनमेंट। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लोग जो इकोनॉमिक प्रॉस्परस हैं इकोनॉमिकली, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की क्वालिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। जैसे कि सोलर पावर जैसी वो तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोड्यूस करने का, जनरेट करने का, और इस तरह के कई सारे वो क्लीनर वेज अपनाते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी इस विलिंगनेस को दिखाता है, दर्शाता है कि वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट फॉरगो कर सके, त्याग कर सके या त्याग करते हैं। ठीक है, टू अचीव अ क्लीनर एनवायरनमेंट। ओके, एज पीपल अचीव अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जैसे जैसे जो लोग हैं, जब लोग अचीव करते हैं हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो क्या होता है, कई बार दे कैन प्रायोरिटाइज द एनवायरनमेंट विदाउट सेक्रीफाइस देयर बेसिक नीड। तो जब लोग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर लेते हैं तो वो अपनी बेसिक नीड्स को बिना सेक्रीफाइस किए भी एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है कहीं ना कहीं ये थोड़े पॉजिटिव हैं। ओके, environment degradation also influences a wide range of behavior. तो environment जो development है, not degradation, development influence करता है wide range of behavior and does not have a uniform effect on environmental quality. एनवायरमेंट नहीं है, इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट की क्वालिटी पे यूनिफॉर्म इफेक्ट नहीं रखता है। कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, प्रॉस्परस हो, तो उसका एक मैच हो या हार्मनी बने एनवायरनमेंट की क्वालिटी से। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम विकसित हो रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, तो एनवायरनमेंट भी ग्रोथ हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग लेड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अक्सर एयर पॉल्यूशन को बढ़ाती हैं। तो अगर आप देखें तो हमारा देश विकसित हो रहा है लेकिन एनवायरनमेंट आप देखें तो वो और ज़्यादा डिग्रेड होता जा रहा है।
वाइल द एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज सेक्टर माइट नॉट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो सर्विसेज सेक्टर हैं उनमें जो एक्सपेंशन हो रहा है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट की क्वालिटी ना घटे। ठीक है, तो इसका मतलब है जो फैक्ट्रीज या जो बिजनेसमैन हैं, तमाम जो आप कह सकते नॉट मल्टीनेशनल कंपनी, पर जो तमाम बिजनेस हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इनकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है और उसकी वजह से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड्स बेटर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स विच डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। जो इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स को प्रोवाइड करती हैं जो कि एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते हैं। विद इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नॉट ओनली डज द स्केल ऑफ कंजम्पशन चेंज बट ऑल्सो द कॉम्पोजिशन ऑफ वॉट दे कंज्यूम चेंजेस एंड कुड ऑफसेट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब ये कह रहे हैं कि इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ ना केवल स्केल ऑफ कंजम्पशन चेंज होता है, मतलब जो हमारा चीज़ों का जो कंज्यूम करने का जो तरीका है, ना केवल वो चेंज होता है, जो स्केल है वो चेंज होता है, बल्कि कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है ऑफ व्हाट दे कंज्यूम। जो हम कंज्यूम करते हैं उसका कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है। ठीक है, हम किस अनुपात में चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं वो भी चेंज होता है। ठीक है, किस हार्मनी में, और इस तरह कहीं ना कहीं ये ऑफसेट कर सकता है या करता है किसको, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको फोकस करने हैं आज के पैराग्राफ में। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इट इज नॉट एसोसिएटेड विद पीपल्स लाइफ स्टाइल, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्टिविटीज डू नॉट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ऑल, इट हैज नो इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल क्वालिटी। तो इसका आंसर होगा इट हैज़ अ स्टैगर्ड इन्फ्लुएंस ऑन इन्वायरमेंटल क्वालिटी, मतलब इसका सरप्राइजिंग इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है इन्वायरमेंटल क्वालिटी पे। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्पोजिशन एज यूज्ड इन द पैसेज। तो कॉम्पोजिशन वर्ड आपका यहाँ आया लास्ट में, जिससे यहाँ पे कॉम्पोजिशन का मतलब होता है हार्मनी या आप कह सकते हैं एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉम्पोजिशन का मतलब कॉन्कॉक्शन भी हो सकता है, कॉन्सोनेंस भी होता है, कॉन्कॉर्ड भी हो सकता है। ओके, तो अगर हम बात करें तो कॉन्कॉर्शन एंड कॉन्कॉर्ड दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसका मतलब होता है मिक्सचर और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या कॉम्पोजिशन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, कॉन्सोनेंस का भी मतलब एग्रीमेंट और कंपैटिबिलिटी होता है या हार्मोनियस कॉम्पोजिशन आप कह सकते हैं। कॉनंड्रम जो वर्ड है इसका मतलब होता है रिडल या डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। विद इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ कौन सा चीज़ चेंज नहीं होता है, क्या नहीं चेंज होता है। तो जब आपने यहाँ पे पढ़ा था लास्ट का जो पॉइंट है इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पे आप देखिए इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है बेटर टेक्नोलॉजिकल आउट इनपुट्स। फिर यहाँ पे लिखा है विद इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नॉट ओनली डज द स्केल ऑफ कंजम्पशन चेंज बट ऑल्सो कॉम्पोजिशन ऑफ वॉट दे कंज्यूम चेंजेस। ठीक है, एंड कुड ऑफसेट, ऑफसेट मतलब आप कह सकते हैं भरपाई करना, और इस तरीके से भरपाई कर सकते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स, स्केल ऑफ कंजम्पशन और कॉम्पोजिशन ऑफ कंजम्पशन, ये तीन चीज़ आ रही है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होना चाहिए। ठीक है, अब आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए आप ज़रूर बताइएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यही होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स। ये फॉल्स वाले जो स्टेटमेंट होते हैं यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पीपल शो विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन एनवायरमेंटल वेल बींग। ठीक है, एन एम्फेसिस इज लेड अपॉन जनरेशन ऑफ एनर्जी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज लिंक्ड विद एनवायरमेंट। तो देखिए ये गलत है, सॉरी नॉट दिस इज नॉट गलत, दिस इज नॉट रॉन्ग। पीपल आर ईगर टू सेक्रीफाइस देयर एसेंशियल नीड, ये वाला पॉइंट जो आपका है वो गलत है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस लिंक्ड है एनवायरमेंट से, तो वो ये बात सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हो रहा है तो एनवायरमेंट पे भी उसका असर पड़ रहा है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। पीपल आर ईगर टू सेक्रीफाइस देयर एसेंशियल नीड, ये यहाँ पे नहीं है। हमने यहाँ पे लाइन पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि दिस दिस इज द लाइन,
जहाँ पे ये पढ़ा था विदाउट दे कैन प्रायोरिटाइज द एनवायरनमेंट विदाउट सेक्रीफाइसिंग देयर बेसिक नीड। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि वो अपने एसेंशियल नीड को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। Which among the following is false about standard improved standard of living? तो यहाँ पे improved standard of living is a cause of environmental degradation, तो ये बात सही है। improved standard of living does not harm the improvement, तो ये बात सही नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे बिजनेस का बताया गया है, मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमिक ग्रोथ को बताया, तो ये बताया है कि कहीं ना कहीं ये एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है, तो इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट तो प्रभावित हो ही रहा है, तो इसका आंसर जो है होगा वो बी ही हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन को फिर देखने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी को, या ये चेंज करता है पैटर्न ऑफ कंजम्पशन को, तो ये बात सही है, ठीक है। तो यही बात जो है आपकी डज नॉट हार्म यहाँ पे लग गया, इसलिए ये गलत है। तो आई होप कि आपको पैराग्राफ समझ में आ गया है और कैसे इसका आंसर क्या होगा ये भी आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं लिटरेचर में। तो देखिए लिटरेचर की अगर बात करें तो मुझे जो समझ में आया, लिटरेचर से अगर देखा जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स के लिए ट्रिकी थे, स्पेशली जैसे लाइंस में थे, तो बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा था, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए गए, जैसे कांतापुरा से कुछ क्वेश्चन थे, और उसके अलावा कुछ लाइन से क्वेश्चन पूछे, है वदना से क्वेश्चन पूछे, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई रियल लाइंस पे। बाकी तो मुझे पेपर ओवरऑल इजी लगा। और रही बात ग्रामर के पार्ट की, तो ग्रामर से देखिए इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो देखिए बने नहीं हैं, और जो भी बने वो बहुत सिंपल क्वेश्चन बने हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका लिटरेचर पार्ट स्टार्ट हो गया है। हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले ऑल फॉर लव? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मार्क एंटनी है। ओके, वेन टीडियस इनके फ्रेंड है जो हमेशा इनको एडवाइस देते रहते हैं, तो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं इनके। ऑल फॉर लव इज अ प्ले रिटन इन, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल फॉर लव एंड थिंग्स फॉल अपार्ट ये दोनों आज के पेपर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इससे बने हैं। तो रेस्टोरेशन एज का प्ले है। मैंने क्लास में भी बताया था कि ऑल फॉर लव जो है वो रेस्टोरेशन ट्रेजिडी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एंड राइडर ने रेस्टोरेशन ट्रेजिडी बहुत अच्छे से लिखी है, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट्स मैंने कवर किए थे, अगर आपको याद आया है तो आप ज़रूर इसको आंसर कर पाए होंगे। What was the name of the village goddess in राजा राव कांतापुरा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा ही जाता है रिपीटेड फॉर्म में। केंचम्मा देवी थी जो प्रोटेक्ट करती हैं। ये जो ये जो नॉवेल लिखा गया है स्थल पुराण के फॉर्म में लिखा गया है, और मिथ का यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं पॉइंट्स। बाकी इसमें नरसम्मा नरसम्मा मरियम्मा ये सब बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे और आए हैं। और कांतापुरा में आपने पढ़ा ही था कि जो इंडिया का जो स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहा था, उसका माइक्रोकॉस्म था, है ना। ऐसा लाइन बोला जाता है कि कांतापुरा इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया, और यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल मूवमेंट को, ठीक है। द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और आगे भी अगर किसी एग्जाम में प्रेस्क्राइब्ड है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। द सेकेंड कमिंग ये तो इम्पॉर्टेंट है। थिंग्स फॉल अपार्ट, मेयर अरारकी इज लूज अपॉन द वर्ल्ड, द फाल्कर कैन नॉट हियर द फाल्कनर, ये सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो देखिए ब्रेक 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 ये टेनिसन की है, द टाइगर ये ब्लेक थी, तो यहाँ से लाइन नहीं है। द रोमांटिक एज वॉज एन एज ऑफ, तो रोमांटिक एज थी किसकी? तो रीजन एंड इंटेलेक्ट देखिए आपकी न्यू क्लासिकल एज की कैरेक्टरिस्टिक है। इमेजिनेशन एंड सेंसिबिलिटी ये रोमांटिक एज की कैरेक्टरिस्टिक है। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ट्रेजिडी इज टू क्रिएट, तो जब आपने पढ़ा होगा, अगर ये क्वेश्चन जो है ये आपका ट्रेजिडी से आया है, लिटरेरी टर्म से। ट्रेजिडी की डिफिनीशन एरिस्टोटल ने दी है, और उन्होंने कुछ टर्म्स भी दिए हैं। तो उन्होंने बताया है कि ट्रेजिडी का जो मेन मोटो है वो है कैथारसिस, ठीक है। कैथारसिस क्या होता है? परगेशन ऑफ पिटी एंड फियर, तो ये आपका होगा आंसर। इसके अलावा हेमार्शिया जो होता है वो होता है ट्रैजिक फ्लॉ। इन्होंने बताया है एरर इन जजमेंट, जैसे कि हमने पढ़ा है मैकबेथ का हमने पढ़ा ओवर एम्बिशन। हैमलेट के लिए उसका जो मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाता है, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये उसका ट्रैजिक फ्लॉ है। और हमने उसके अलावा ओकोनवो का भी पढ़ा था कि प्राइड उसका ट्रैजिक फ्लॉ है, ठीक है। एनोग्नोसिस एंड पेरिपेशिया भी आप समझिए कि क्या होता है। एनोग्नोसिस मतलब होता है रिकॉग्निशन, ऐसा मूवमेंट जब मेजर जो कैरेक्टर है प्रोटोगोनिस्ट उससे एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ होती है,
ठीक है, ये रिकग्निशन होता है, उसे हम बोलते हैं एनाग्नोसिस। जैसे कि जब हमने पढ़ा एडिपस क्लेरेक्स, अगर आपने पढ़ा है तो वहां पे जब एडिपस को ये पता चलता है कि उसने अपने ही फादर को किल किया है और उसने अपनी ही मदर से शादी करी है, वो था आपका एनाग्नोसिस। ठीक है, पेरिपेशिया इसके तुरंत बाद आता है। तो पेरिपेशिया क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं कि जो कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है, उसकी सिचुएशन कैसे डाउन, सिचुएशन में कैसे डाउनफॉल होता है, वो हमारा होता है पेरिपेशिया। ठीक है, तो हमने देखा था कि कैसे जब ओडिपस रेक्स के साथ क्या होता है कि जब जैसे ही ये पता चलती है तो ओडिपस रेक्स जो प्राइड में जी रहा होता है वो तुरंत अब गिल्ट में आ जाता है, गिल्ट रिडन हो जाता है। ओके, और उसे ये बात जब पता चलती है तो क्या ट्रेजेडी होती है आपको पता है, वो अपने अपने आंखों को मतलब ब्लाइंड कर लेता है ना, बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है इसमें। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एनोग्नोसिस और पेरिपेशिया आगे पीछे होते हैं, 1 by 1 होते हैं या पैरेलल होते हैं, तो आपको याद रखना है ये साइमल्टेनियसली भी होता है, 1 by 1। ठीक है, एक साथ। तो इसका आंसर, आज का तो आंसर है आपका कैथारसिस। व्हाट इज क्वार्टरेन? क्वार्टरेन क्या होता है? 4 लाइन का स्टैंजा होता है, 4 लाइन का स्टैंजा। और आपने शेक्सपियरियन सोनेट में क्वार्टरेन देखा होगा, क्वार्टरेन और कपलेट। 2 लाइन का हो जाएगा कपलेट एंड 6 लाइन हो जाएगा सेस्टेट। तो पहले की जो पेट्रार्कन सोनेट थी उसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट आपने पढ़ा होगा, 2 लाइन कपलेट एंड 4 लाइन स्टैंजा। ईयर ऑफ पब्लिकेशन मैच करना है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। ईयर ऑफ पब्लिकेशन पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, शॉर्ट वीडियो थी। 1925 में मिसेस डैलवे पब्लिश होता है सॉरी वर्क। और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आपका 1954 है। एनिमल फॉर्म 1945 है एंड 1850 द स्कारलेट लेटर है। तो मैंने पहले भी आप लोग से बोला था कि पब्लिकेशन ईयर से क्वेश्चन आते हैं मैच मेकिंग के लिए, तो जिन्होंने भी मेरी बात ध्यान दी है तो ज़रूर उनका सही हुआ होगा। हाउ मेनी स्पीकर्स आर इन्वॉल्व इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है, लेकिन लिसनर वो हमको ऐसा समझ में आता है कि लिसनर है। ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पे दिखाया नहीं जाता है क्योंकि लिसनर का कहीं भी कोई इंट्रूजन नहीं होता है, तो सिंगल स्पीकर होता है। जैसे आपने पढ़ा है माई लास्ट डचेस, उसमें ड्यूक ऑफ फेरारा है। उसके अलावा यूलिसिस आपने पढ़ा है, वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। ठीक है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग में कैरेक्टर अपने ही नेचर को रिवील करता है अनविलिंगली, आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली। तो हमने इसमें देखा था ड्यूक ऑफ फेरारा ने कैसे अपने कैरेक्टर को रिवील किया था कि वो किस तरह के पर्सन है। बिफोर राइटिंग अ लेटर द राइटर शुड हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ सम फैक्ट्स। इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है? तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, नॉट अप्रोप्रिएट, इनकरेक्ट या रॉन्ग, नॉट रॉन्ग, इस तरह में आपको वर्ड्स पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो जब भी आप लेटर लिखेंगे तो रीजन फॉर राइटिंग द लेटर तो लिखना ही होता है। सब्जेक्ट आप लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीडर ऑफ द लेटर। तो जब भी आप लेटर लिखते हो तो आपको पता होता है कि किसको आप लिख रहे हो, कौन है रीडर, तो आप उसको उसी अकॉर्डिंग एड्रेस करते हो। और कंटेंट ऑफ द लेटर, तो बॉडी भी आपकी लेटर की बहुत सही होती है, आपको उसका आइडिया होता है। तो बॉलीवुड डिक्शन का देखिए यहाँ पे कोई काम नहीं है, बॉलीवुड डिक्शन का आप क्या करेंगे नॉलेज रख के? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, ड्यूक ऑर्सनो बोलते हैं ट्वेल्थ नाइट में। ओके, तो शुरुआत की ये लाइन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो ये भी मैंने क्लास में बताई थी लाइन कि यहाँ से ये लाइन पूछी जाती है। इसके अलावा जितने भी प्ले हैं शेक्सपियर के, ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं जो भी एग्जाम, तो आपको सभी प्ले की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और जो इम्पॉर्टेंट कोटेशन है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। द प्ले ऑल फॉर लव एंड्स विद अ स्पीच बाय। अब ये क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी बच्चों का कंफ्यूजन हुआ है और गलत भी हुआ है आंसर। ये आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये प्ले कब पब्लिश हुआ, 1677 में। और इसमें जो लास्ट जो स्पीच है वो सेरेपियन देते हैं। सेरेपियन प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट है आइसिस के, और क्लियोपैट्रा की कोर्ट में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, पॉलिटिकल रोल बहुत ज़्यादा है। ये जो स्पीच आता है ये एक्ट 5 का स्पीच है। ठीक है, एक्ट 5 में आता है, और जब क्लियोपैट्रा और एंटनी दोनों की डेथ हो जाती है, उसकी बॉडी, उनकी बॉडीज को जब वो देखते हैं तब वो ये स्पीच डिलीवर करते हैं। ठीक है, उनका ये स्पीच रहता है, सी हाउ द लवर्स सिट इन स्टेट टुगेदर एज दे वर गिविंग लॉस टू हाफ मैनकाइंड। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में उनकी लाइन्स आती है, नो लवर्स लिव सो ग्रेट और डाइड सो वेल। ठीक है, तो आपको याद रखना है सेरेपियन का ये स्पीच है, इसमें भी काफी लोगों का गलत हुआ है आंसर।
ह्यूमनिज्म वॉज अ सेंट्रल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। तो रेनेसा का ये पार्ट है। रेनेसा रेनेसा क्या था? रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड ह्यूमनिज्म जो था इसका सेंटर था। लाइक मैन जो था वो अब सेंटर में था। इसके पहले जो मिडीवल एज था उसमें रिलीजन, है ना, चर्च, ये सब सेंटर में था। पहले की जो भी वर्क थे वो रिलीजियस पे, रिलीजन पे फोकस होके लिखे जाते थे, गॉड पे फोकस होके लिखे जाते थे। लेकिन अब जब रेनेसा आता है तो ह्यूमन को इसमें सेंटर में किया जाता है। और इसका जो बड़ा एग्जाम्पल है वो डॉक्टर फॉस्टस माना जाता है। और इसके अलावा आपने जैसे शेक्सपियरियन जितने भी वर्क पढ़े हैं, जैसे हैमलेट वगैरह, तो वो भी एग्जाम्पल माने जाते हैं। बट डॉक्टर फॉस्टर्स को इसका काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। मतलब अब मैन पे सेंटर करके वर्क लिखे गए, तमाम डिस्कवरीज होती हैं, है ना, लर्निंग की रिवाइवल्स होती हैं। तो आपको आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे बना होगा, कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन है ये। Who has who has written the following line? I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last. ये तो हर एस्पिरेंट की फेवरेट लाइन है ना। आप में से जितने तैयारी कर रहे हैं बहुत लोग के स्टेटस में भी लगी है लाइन। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइन है, प्रॉस्पिके की, बहुत अच्छी लाइन है और बहुत अच्छी पोएम है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द असर्टिव सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, आप लोग को समझना है, ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें। देखिए आपको ये समझना, असर्टिव कीवर्ड क्या है? असर्टिव। असर्टिव का मतलब देखिए सिर्फ आपका पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होता है। असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आता है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट की गलती हुई है जिन्होंने असर्टिव को अफर्मेटिव समझ लिया है। यहाँ पे इज दिस द काइंड ऑफ ड्रेस टू वियर इन स्कूल, कहने का मतलब है कि क्या ये कोई ड्रेस है, क्या इस तरह की ड्रेस स्कूल में पहनी जाएगी, क्या ये स्कूल में पहनने लायक ड्रेस है, कहने का मतलब ये है। अब ये जब सवाल उठ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये स्कूल में पहनने लायक ड्रेस नहीं है। तो इसका आप देखिए अगर, तो क्या होगा? ये केवल यही एक आंसर है जो मिल रहा है, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ ड्रेस टू वियर इन स्कूल। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं निगेटिव फीलिंग दे रहा है। तो आपको अकॉर्डिंग टू सेंस जाना है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, द इडियम गिवन बिलो द फॉलोइंग बाय सम अल्टरनेटिव। देखते हैं, टू सेव वंस फेस। टू सेव वंस फेस का मतलब होता है अपने को ह्यूमिलिएशन से बचाना। ठीक है, जैसे कि कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा हो, या आप बड़ी बुरी सिचुएशन में हो, तो कैसे आप अपने को उस पार्टिकुलर एम्बेरसमेंट से बचाएंगे, उसे बोलते हैं टू सेव वंस फेस। ओके, तो क्या हो जाएगा? टू इवेड डिसग्रेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू इवेड डिसग्रेस। नेक्स्ट देखते हैं 52 क्वेश्चन। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये, लास्ट की लाइन्स हैं आपकी ओ टू द वेस्ट विंड की, जब वो वेस्ट विंड को कह रहे हैं कि उन्हें भी वो लीफ के जैसे, क्लाउड के जैसे, वेव के जैसे लिफ्ट करें। ठीक है, तो ये तीनों आपको वर्ड भी ध्यान रखना है आगे के एग्जाम के लिए। और आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ टू द वेस्ट विंड की काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ड्राइडेंस प्ले ऑल फॉर लव इज एन एडाप्टेशन ऑफ, तो ये शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा का एडाप्टेशन है, ये आपको पता ही है। बाकी के जितने प्ले हैं ये सब शेक्सपियर के प्ले ही हैं। ठीक है, एंटनी एंड ऑल फॉर लव का सबटाइटल भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ओके, वेन वेयर डिड जवाहरलाल नेहरू राइट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये मैंने क्लास में भी बताया था। अहमदनगर फोर्ट प्रिजन में इसको लिखा गया है। 1942 से 45 के बीच में इम्प्रिजन थे और 46 में पब्लिश होता है ये वर्क। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है क्विट इंडिया मूवमेंट में जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसी के लिए इनको इम्प्रिजन किया गया था। आप एक बार चेक कर सकते हैं, बट अहमदनगर फोर्ट प्रिजन इसका आंसर है। पोएट लॉरेट कौन बनते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ? तो अल्फ्रेड टेडिशन बनते हैं। 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है। ठीक है, और 1850 से 1892 अल्फ्रेड टेडिशन रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनका टाइमलाइन काफ़ी लेंदी रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। विच हु इज़ द अदर पोएट हुज पोएम आर पब्लिश इन लिरिकल बैलेट्स अपार्ट फ्रॉम वर्ड्सवर्थ? तो एस.टी. कॉलरिज की पोएम पब्लिश होती हैं। तो आपको याद रखना है कि एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने ही पब्लिश किया था, बट दोनों का नाम इस पहले कलेक्शन में नहीं था। ठीक है, एंड इनकी पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इसका पार्ट रही है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हालांकि इन्होंने और भी पोएम पब्लिश करी है। ठीक है, तो आपको सभी पोएम के नाम याद रखने हैं आगे के एग्जाम के लिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जेआईसी की भी तैयारी कर रहे हैं।
या आप में से कई लोग जीडीसी या यूपीएचएससी के भी स्टूडेंट हैं, तो आपको इन फैक्ट्स पे ध्यान रखना है। ओके, अब देखते हैं रेनेसा रीच्ड इट्स ग्लोरियस फ्लावरिंग ड्यूरिंग द विच एज। तो रेनेसा का जो पीक टाइम रहा है वो एलिजाबेथन एज रहा है, और इस समय बहुत सारे इन्वेंशंस होते हैं, बहुत सारे एक्सप्लोरेशन होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो लिटरेचर जो है, आप कह सकते हैं लिटरेचर बेस्ट रहा है इस एज में, ठीक है। तो एलिजाबेथन एज। द एल्डर सिस्टर इन कमला मार्कंडेयाज नॉवेल टू वर्जिन्स रन आफ्टर। तो दो कैरेक्टर है इसमें, ललिता रहती हैं और सरोजा रहती हैं, ललिता एंड सरोजा, ठीक है। तो ललिता जो है वो बहुत मॉडर्न रहती है, सरोजा जो है वो इतनी मॉडर्न नहीं है, ट्रेडिशनल है थोड़ी सी। और ललिता को मिस्टर गुप्ता आते हैं उनके गांव में, फिल्म डायरेक्टर हैं वो आते हैं और उनका एल्योर करते हैं हीरोइन बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो भी उनके जाल में फंस जाती हैं, तो यहाँ पे फिल्म डायरेक्टर होगा, ठीक है। अब अरेंज द फॉलोइंग प्लेस। तो देखिए क्रोनोलॉजी से मैंने आपको पहले भी बोले थे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि देखिए ये सिंपल इस तरीके से नहीं बन जाएगा कि कौन सा किस ईयर में पब्लिश हुआ, वैसे इस तरह के भी बनते हैं, लेकिन जब बहुत वर्क कवर करने होते हैं तो एक साथ की क्रोनोलॉजी दी जाती है। और नेट का जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्होंने दिया है, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उनके लिए काफ़ी ये आप कह सकते हैं फैमिलियर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑल फॉर लव देखते हैं। पहले ऑल फॉर लव आता है 1677 में, सेंट जून 1923, ऑल माई सन्स 1947 एंड देहरी एप आता है 1922 में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो फर्स्ट 4, 2 एंड 3, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट 4, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट फेवर्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री इन द न्यू क्लासिकल एज। तो हीरोइक कपलेट जो था वो मोस्ट फेवरेट फॉर्म ऑफ पोइट्री था, और इसमें आप जानते हैं अलेक्जेंडर पोप वॉज द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, जिन्होंने ऐसे इन मैन, ऐसे इन क्रिटिसिज्म, इसके अलावा द रेप ऑफ द लॉक जो कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हीरोइक कपलेट का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप देखिए आज के पेपर तो बहुत सारे हिस्ट्री से क्वेश्चन बने हैं, एज वाइज क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, तो मतलब आपको हिस्ट्री पे कमांड रखनी है। देखिए बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में नॉलेज हो या ना हो, लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, ठीक है, कि उस समय क्या लिटरेचर था, एज की क्या करेक्टरिस्टिक थी, मेजर वर्क, मेजर राइटर, क्या स्टाइल थी, लिटरेरी फीचर्स, ये सब आपको ध्यान रखने हैं, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग डील्स विद द थीम्स ऑफ एडोलेसेंस। तो थीम्स ऑफ एडोलेसेंस की जो है कमिंग ऑफ एज वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 वर्जन में। कमिंग ऑफ एज मतलब कि यहाँ पे जो एज वाइज जो दिखाया गया है, जो डेवलपमेंट या ग्रोथ या क्या प्रॉब्लम आती है, स्पेशली एडोलेसेंस में क्या आती है, उतनी समझ नहीं होती है ना, उतनी मैच्योरिटी नहीं होती। तो 2 वर्जन पे हमने इस थीम को देखा था। Yet all experience is an arc where through gleams that untraveled world। तो ये देखिए ये यूलिसेस की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो सारा एक्सपीरियंस है वो एक आर्क की तरह है, और अगर आप देखा जाए तो उसके थ्रू जो है वो अनट्रेवल्ड वर्ल्ड को देख सकते हैं। मतलब इनका कहना है कि उन्होंने जितना भी नॉलेज लिया है वो बिल्कुल निल है उस अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड के आगे या अनट्रेवल्ड वर्ल्ड के आगे। तो ये इनकी नेवर एंडिंग या अनयील्डिंग स्पिरिट को दिखाता है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइन है, टू स्ट्राइव टू सीक नॉट टू यील्ड, बहुत अच्छी लाइन्स है। सेटिंग क्या है, तो सेटिंग से प्ले से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, नॉवल की सेटिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो सेटिंग स्कॉटलैंड है। आपको मेरी तरफ से एडवाइस है कि आप सभी प्लेस के सेटिंग जरूर याद रखिए आगे के एग्जाम के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि डेनमार्क कहाँ की सेटिंग है, ठीक है। लीड फीमेल कैरेक्टर कौन है, तो बेलिंडा है, ठीक है। एलाबेला फॉर्मर के कैरेक्टर पे बेस्ड है। क्लैरिसा नहीं है, क्लैरिसा को बाद में ऐड किया जाता है, 1717 जो एडिशन है उसमें क्लैरिसा का स्पीच गुड ह्यूमर पे ऐड किया जाता है, तो ये नहीं होगा। इसके कितने ईयर क्या है ये भी पूछा जाता है, 1612 1712 1714 एंड 1717, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि कंफ्यूज हुए हैं, बट कंफ्यूजन नहीं है देखा जाए तो। इसमें पूछा है नॉट करेक्टली मैच, तो लाइफ्स ऑफ सैमुअल जॉनसन ये जेम्स वॉसवेल का है। लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट ये सैमुअल जॉनसन का है, एंड द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ का है। लाइफ जो है वो इजाक वॉल्टन का नहीं है, इन्होंने लिखी लाइफ्स ऑफ जॉन डन, ठीक है, और उसके अलावा भी कई राइटर्स की लिखी। लाइफ जो है वो प्लूटार का है, आपने पढ़ा है प्लूटॉक्स लाइफ, है ना, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, स्पेशली शेक्सपियर के प्ले में ये बहुत बड़ा सोर्स रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
66 देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज टू कट अ लॉक ऑफ बेलिंडाज हेयर इन द रेप ऑफ द लॉक। तो सीजर्स है, और आपने पढ़ा होगा कि क्लैरिसा ने वो सीजर्स दी थी। ठीक है, 67 देखते हैं, इसका इसका हो जाएगा सी। विच ऑफ द फ्लोइंग पोएम कैन बी टर्म एज ड्रामेटिक मोनोलॉग दो नॉट रिटन बाय ब्राउनिंग। अब देखिए इसका कीवर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी कई लोगों को कंफ्यूजन हुआ है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल कौन सा है, लेकिन इसको ब्राउनिंग ने नहीं लिखा है। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग देखते हैं हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, माई लास्ट डचेस, लेकिन उन्होंने जब इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ब्राउनिंग ने नहीं लिखा है, तो और कोई तो देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग है नहीं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस नहीं है, सेकंड कमिंग नहीं है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफॉग इसका आंसर होगा, क्योंकि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक टाइप है जिसे हम बोलते हैं इंटीरियर मोनोलॉग। ठीक है, इंटीरियर मोनोलॉग का ये एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आप देखते हैं पूरे लाइन, पूरी पोयम में प्रोफॉग ही अपनी इनर फीलिंग्स को बता रहे हैं, क्या है, क्या उनके मन में चल रहा है, उसके माध्यम से उनका कैरेक्टर हमें पता चलता है। हु हैज रिटन द फॉलोइंग लाइन, तो ये आपकी इन्वोकेशन से ली गई है, आई में असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई बेस द गॉड टू मैन। तो ये लाइन कई बार पूछी जाती है कि व्हाट इज द थीम या व्हाट इज द मोटो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। तो थीम है टू जस्टिफाई, थीम है फॉल ऑफ मैन, लेकिन इनका जो पर्पस है वो है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, जो जॉन मिल्टन की है। इसमें तो आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा आपको। द पीरियोडिकल एसे इज सो कॉल्ड, पीरियोडिकल एसे को पीरियोडिकल एसे क्यों बोला जाता है, बहुत सीधा आंसर है इसका। इसे पब्लिश किया जाता है मैगजीन में या जर्नल में विच अपीयर्ड पीरियोडिकली। ये पीरियोडिकली अपीयर होते थे, सी मतलब ऐसा मंथ में कभी लाइक 2 बार पब्लिश हो गए, या हफ्ते में 3 बार पब्लिश हो गए, है ना। तो आपने इसमें टैटलर, स्पेक्टेटर, इन सबको पढ़ा है, आइडलर, है ना, बहुत सारे इसमें पीरियोडिकल इस समय आते हैं। तो मेरी सलाह है आप लोग से, जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप लोग, तो पीरियोडिकल्स जो भी आए हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए आप लोग। नेट में कई बार पूछी जाती है, नेट का तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये, और उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं हिस्ट्री से। तो इसका आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर डायलॉग राइटिंग, या डायलॉग राइटिंग से क्वेश्चन बना है, देखते हैं। द लैंग्वेज शुड बी पोलाइट एंड कन्विंसिंग, तो सही बात है। द एटीट्यूड एंड एक्सप्रेशन शुड बी लॉजिकल, राइट। इनिशियली वी शुड राइट अ डायलॉग विथ सम लैटिन एंड ग्रीक स्टेटमेंट, तो देखिए ये इसका आंसर नहीं है, मतलब ये जो नॉट सुटेबल वाला होगा कि ये नहीं हमें करना है। ठीक है, द ओपिनियन फ्रॉम बोथ साइड शुड बी डिस्टिंक्ट, तो ये तो सही है। तो इसके अकॉर्डिंग नॉट सुटेबल क्या होगा आपका, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, तो स्पेलिंग करेक्ट क्या है, तो कमेटी, COMMI COTTEE तो ये थोड़ा सा ट्रिकी स्टूडेंट्स के लिए हो जाती है स्पेलिंग, बट यहाँ से इस तरीके की स्पेलिंग पूछी, जैसे एकोमोडेशन की स्पेलिंग काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, अब है मॉक एपिक से। मॉक एपिक इज अ लॉन्ग पोएम, मॉक एपिक एक लॉन्ग पोएम होती है, डील करती है डिवाइन सब्जेक्ट को, डिग्निफाइंग सब्जेक्ट को, ट्रिवियल सब्जेक्ट को। तो डिवाइन या डिग्निफाइड जो होता है वो एपिक की क्वालिटी होती है ना, डिग्निफाइड जो सब्जेक्ट होता है वो एपिक करता है, लेकिन ट्रिवियल सब्जेक्ट को और ट्रीट करता है डिग्निटी को, तो वो होता है मॉक एपिक। तो आपने जैसे देखा है पैराडाइज लॉस्ट, वो क्या है, एपिक है। मॉक एपिक ये भी ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, छोटे से सब्जेक्ट को, ट्रिवियल से सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हाई ट्रीटमेंट दिया गया है। तो लॉक ऑफ द हेयर को हाई ट्रीटमेंट दिया गया है। चिन्वा एचएनए में बहुत सारे नॉवेल लिखे हैं, लेकिन उनका कौन सा नंबर का नॉवेल है, थिंग्स फॉल अपार्ट, तो पहला ही नॉवेल है, इनका डेब्यू नॉवेल है, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, डेब्यू नॉवेल है। इसके अलावा मैंने लेक्चर भी यहाँ पे पब्लिश किया था, इसमें अपलोड किया था यूट्यूब पे भी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था ये डेब्यू नॉवेल है। और जोसेफ कॉनराड का जब इन्होंने पढ़ा था हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने रिएक्शन में इस वर्क को लिखा था, और उसके अलावा एन इमेज ऑफ अफ्रीका, कॉनराड डार्कनेस, ये भी उन्होंने लिखा था। तो ये आपको याद रखना है, 1958 में पब्लिश होता है, और अफ्रीकन ट्रायोलॉजी का फर्स्ट नॉवेल था ये। अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सोनेट जो है 14 लाइन्स की पोएम होती है। करेक्टली स्पेल्ड देखते हैं, करेक्टली स्पेल्ड, तो ये भी आसान है, एलिनेट, ALIENATE, एलिनेट होगा, एलिनेट सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, तो जोसेफ एंड्रयूज नहीं है। ठीक है, ये जोसेफ एंड्रयूज इसका नहीं आंसर होगा। ठीक है, हेनरी फील्डिंग का है ये। शेक्सपियर हैज रिटन विदाउट रूल्स एंड ही निग्लेक्टेड द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये जो है, अगर आप देखें शेक्सपियर पे क्रिटिसिज्म, अगर आप देखें तो शेक्सपियर पे हैमलेट वाला जो पॉइंट है वहां पे TS एलियट को आपको मिलेगा, और ओवरऑल या तो बेन जॉनसन का आपको कोटेशन मिलता है या सैमुअल जॉनसन का मिलता है। इसके अलावा ड्राइडन की भी कोटेशन मिलती है।
तो यहाँ पे देखिए सैमुअल जॉनसन ने, नॉट रिचर्डसन, सैमुअल जॉनसन ने इनको डिफेंड किया था फॉर नॉट फॉलोइंग क्लासिकल यूनिटीज। जो 3 यूनिटीज अरिस्टोटल के इन्होंने फॉलो नहीं करी थी, केवल टेम्पेस्ट में मिल सकती है ना। और यहाँ पे सैमुअल जॉनसन ने बताया था कि इन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो किया था। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ एक्शन का कहना था ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रीफेस टू शेक्सपियर वर्क आता है ना, प्रीफेस टू शेक्सपियर, उसमें ये लाइंस आती है। ठीक है, 1765 में ये पब्लिश होता है। तो ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे कई लोगों के गलत हुए हैं आंसर। लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन शुड कंटेन, ये भी कई लोगों का कंफ्यूजिंग पॉइंट रहा है। अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग वेदर द राइटर इज एड्रेसिंग एन एडवर्टाइजमेंट और इज अप्लाइंग हिज ओन on his own responsibility. Unpremeditated and spontaneous comparison, a statement of his age, education, and experience. A conclusion giving references, testimonials, or an expression of the applicant's earnestness of purpose. तो देखिए ये मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है इसके अकॉर्डिंग, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग, कि एक ऐसा कंक्लूजन होना चाहिए जिसमें रेफरेंस हो, टेस्टिमोनियल्स हो या एक्सप्रेशन हो एप्लीकेंट्स के अर्नेस्टनेस ऑफ पर्पज का। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। अब मुझे आइडिया नहीं है कि आयोग इसका आंसर क्या देते, क्योंकि और कोई तो देखिए अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किसने यूज करी है? तो बेन जॉनसन का आपने पढ़ा है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और 4 ह्यूमर्स आपको पता होने चाहिए क्या है। अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन 4 ह्यूमर्स होते हैं, और अगर ये प्रॉपर बैलेंस में नहीं होते तो व्यक्ति की पर्सनैलिटीज जो है वो डिस्टॉर्ट होती है। तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। और इन्होंने 4 ह्यूमर बताए थे, जिसमें ब्लड था, है ना, जिसे सैंग्विन भी बोला जाता है ना। इसके अलावा येलो बाइल था, येलो बाइल कॉलर भी बोलते हैं इसे। ओके, इसे कॉलर भी बोलते हैं। उसके अलावा था फ्लैगम। ठीक है, ठीक है। और एक था और ब्लैक बाइल, यस ब्लैक बाइल रह गया, ब्लैक बाइल। ये 4 ह्यूमन इन्होंने बताए थे, और इनका कहना था जो ब्लड है वो लाइक जिसके अंदर ब्लड प्रॉपर या सैंग्विन पार्ट प्रॉपर होता है वो चीयरफुल व्यक्ति होता है। इसको एसोसिएट करते हैं चीयरफुलनेस के कारण या इंथुजियाज्म के साथ। येलो बाइल एसोसिएट होता है एंगर के साथ या इम्पेशंस के साथ। ब्लैक बाइल ग्लूमिनेस को दिखाता है, सैडनेस को दिखाता है, कॉन्टेम्पलेशन को। एंड फ्लैगम जो है वो लेजीनेस को दिखाता है या कामनेस को। ठीक है, तो इनका कहना था कि अगर ये चारों बैलेंस पे नहीं है तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट होगी। तो आपको याद रखना है इनके कौन कौन से प्ले थे, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वॉलपोन, एल्केमिस्ट, ये सारे। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो एंड आई एम सेड द मैन, ये क्या था? कॉमेडी ऑफ मैनर्स नहीं था, ह्यूमर्स भी नहीं था। एंड रोमांटिक कॉमेडी शेक्सपियर के टाइम पे लिखी गई है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी से क्रिटिसाइज करते हैं, तो न्यू क्लासिकल एज में ये लिखी गई है। एंड एंटी रोमांटिक कॉमेडी का एग्जाम्पल है। एंटी रोमांटिक कॉमेडी ऐसी कॉमेडी होती है जिसमें आप कह सकते हैं रोमांटिक एलिमेंट्स नहीं है। अगर आप देखें तो आर्म्स एंड द मैन में जो रैना का जो एक इल्यूजनरी जो वर्ड था या जो उसकी थिंकिंग थी अबाउट द ब्रेवरी, अबाउट द वॉर, इसको किसने, ब्लैंचली ने ब्रेक कर दिया था। डिसइल्यूजनमेंट में वो चली गई थी आप कह सकते हैं, या वो रियलिटी में आ गए थे। डिसइल्यूजन नहीं कह सकते हम, रियलिटी में चली जाती है। ठीक है, उसे रियलिटी का एहसास होता है कि जो ब्रेवरी वो सोच रही थी, जो वॉर के बारे में जो उसकी सोच थी वो बिल्कुल गलत थी। और प्रैक्टिकल जो रियलिटी बताते हैं वो ब्लंटली बताते हैं कि वहाँ पे खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती, फूड की ज़्यादा ज़रूरत होती बजाय कि ब्रेवरी दिखाने के। ठीक है, ओके। हु इज द हीरो ऑफ अनीता देसाईज द फेयरवेल पार्टी? तो रमन है, रमन और बीना 2 कैरेक्टर होते हैं, और रमन अपनी पार्टी अरेंज कर रहे थे क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हिपोक्रेट लाइफ को दिखाया गया है, ये आपको पता ही है। थीम क्या है? कमला मार्कंडेय की 2 वर्जन्स की। यहाँ पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन बना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज थे। तो देखिए मेरा जितना मानना है इसमें, इसका जितना भी मैंने थीम समझा है, इसमें देखिए
एक मॉडर्न लाइफ और एक ट्रेडिशनल लाइफ, उसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला है ललिता एंड सरोजा के माध्यम से। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट इनकाउंटर भी मिला है। कैसे मिला है? लाइक ईस्टर्न कल्चर क्या है, हमारा जो एक रूरल कल्चर या हमारा जो कल्चर है, लाइक इंडियन कल्चर वो है, या आप कह सकते हैं जो हमारा जमीन से जुड़ा जो एक कल्चर है वो ईस्टर्न कल्चर हो गया। वेस्टर्न कल्चर मतलब जो मॉडर्न कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर हो गया। ठीक है, और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे एक तरह से दिख सकता है। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर हो सकता है, अदरवाइज इसका आंसर या तो ए मानेंगे या तो डी माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार हो सकता है ऐसा बोले कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो ऐसा माना जा सकता है कि नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग या तो इसका ए माना जाएगा या तो इसका डी माना जाएगा। ठीक है, तो आपका आपका क्या है इसमें आंसर, आपने क्या किया है इसको आंसर, ये आप जरूर बताइएगा। वैसे देखा जाए तो ए वाला आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर ओवरऑल लिया जाए तो डी भी अप्रोप्रिएट लग रहा है, लाइक बाकी सारे पॉइंट्स भी लग रहे हैं। तो मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है कि क्या आंसर इसमें दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखिए, दोपहर के समय सूर्य आग की लाल गेंद की तरह होता है। तो देखिए, दोपहर की तरह, तो पहले तो हम देखेंगे एट नून कहाँ है, तो एट नून बहुत सारे में है। द सन इज अ रेड बॉल ऑफ फायर। द सन इज लाइक अ रेड फायर ऑफ बॉल, नहीं, तो यहाँ पे ये होगा एट नून द सन इज लाइक रेड बॉल ऑफ फायर। ठीक है, रेड बॉल ऑफ फायर। ओके, तो ये वाला सही है और आई होप कि आपका सही हुआ होगा। 84 देखते, ही डन दिस वर्क बाय टुमारो। बाय टुमारो लग गया मतलब फ्यूचर में होगा, और डन है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट में होगा, ये आपको समझना है। ठीक है, व्हाट डज द पोएट पीबी शैली आज द वेस्ट विंड टू डू फॉर हिम। तो यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग रहा है स्टूडेंट के बीच। तो क्रेडिट जाता है अर्ल ऑफ सरे को, ये आपको याद रखना है। सर टॉमस वाइट, उन्होंने अपने ट्रांसलेटेड वर्क से 1530 में इस सोनेट फॉर्म को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने इटालियन फॉर्म को ही कॉपी किया था। लेकिन हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, उन्होंने इंग्लिश सोनेट को क्रिएट किया था। ये काफी लोगों का गलत होता है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। अर्ल ऑफ सरे, जिनका नाम हेनरी हॉवर्ड था, उन्होंने इंग्लिश सोनेट का जो अभी जो शेक्सपियरियन सोनेट का जो फॉर्म है उसको इजाद किया था, और कपलेट वाला जो फॉर्म था। ठीक है, 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट, जिसे बाद में शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत सारी सोनेट्स लिखी थी, इसलिए उनके नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंग्लिश सोनेट का क्रेडिट किसे दिया जाता है। ठीक है, हु इज द पोएट एड्रेसिंग द इन द पोएम लीव दिस चैंटिंग। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल वर्शिपर को एड्रेस किया जा रहा है कि देखो, इस सबसे कुछ भी नहीं होगा कि आप ट्रेडिशनल वर्शिपिंग कर रहे हो, इससे गॉड नहीं मिलेंगे। अगर आप देखो तो जो टिलिंग कर रहा है, जो टिल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी गॉड को कहीं ना कहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो गॉड इज नॉट आउटसाइड, गॉड जो है वो टेम्पल की दीवारों पे नहीं है, गॉड हम सबके अंदर है। तो ये मेजर थॉट था इसका, इस पोएम का। When was Shaw's Arms and the Man published? यहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन के कंफ्यूजन हुए हैं लोगों को। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पब्लिश कब हुआ है, परफॉर्मेंस की डेट नहीं पूछी जा रही है। 1894 में ये परफॉर्म होता है, लेकिन 1898 में पब्लिश होता है प्लेस प्लेजेंट के पार्ट में। ठीक है, तो इसका होगा 1898। विच प्ले इज फेमस फॉर मेलोड्रामेटिक एलिमेंट। तो मेलोड्रामेटिक एलिमेंट आपको अगर आइडिया है तो ज़्यादा आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। मेलोड्रामेटिक आइडिया जैसे कि सपोज दैट कि बहुत वायलेंस होगी, रिवेंज वहाँ पे दिखाया जाएगा, थोड़ा इमेजरी ग्रोटेस्क टाइप की होगी, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं वैक्स इमेजरी, है ना। डचेस को उसके हस्बैंड की, एंटोनियो की, ऐसे वैक्स इमेज दिखाई जाती है कि उनकी डेथ हो गई है। उसके अलावा हमें यहाँ पे हॉरर दिखेगा, गिल्ट, मैडनेस, है ना, पेंड डेथ मिलती है। रिवेंज ट्रेजेडी के बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, और साइकोलॉजिकल भी कुछ हमको टॉर्मेंटेशन यहाँ पे दिखती है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया लग जाता है कि जो ऐसे एलिमेंट होते हैं वो मेलोड्रामेटिक एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजिकल टॉर्चर हमें देखने को मिलता है, जैसे डचेस के जो ब्रदर्स होते हैं वो दोनों कैसे ड्यूक फर्डिनेंड कैसे बिहेवियर करते हैं, कैसे उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। हॉरर क्या है, वो 16 का जो रूल रहता है ना। और उसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे डचेस कैसे सेक्रीफाइस करती हैं, वो भी हम देखते हैं, कैसे उन्हें
लाइक अपने अपने बच्चों से कैसे उनको हाथ धोना पड़ता है, कैसे उनके हस्बैंड उन्हें हाथ धोना पड़ता है, और उनके ब्रदर कार्डिनल का क्या रोल था, ये सब हमने देखा। तो ये डचेस ऑफ माल्फी इसका आंसर होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर स्ट्राइफ लगाया होगा, क्योंकि डचेस ऑफ माल्फी आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब नहीं था, तो ये गलती थी। नेक्स्ट है 103, ज्वेलसी इज लाइक अ पॉलिश ग्लास हेल्ड टू द लिप्स व्हेन लाइफ इज इन डाउट। तो ये कौन बोलते हैं? ये जो बोलते हैं ये एलेक्सिस बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो स्पीच आता है एक्ट 4 एंड सीन 1 में आता है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो जेलसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप में, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब लाइफ डाउट में होती है तो कहीं ना कहीं जेलसी जो है वो हमारी एक इम्पॉर्टेंट लाइक पॉलिश ग्लास की तरह होती है जो लिप्स से लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जेलसी जो है वो कहीं ना कहीं एंटोनियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर क्लियोपैट्रा उनके मन में जेलसी जगा देंगी तो वो उनके ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सजेशन दिया जा रहा है इनको, मेटाफोरिकल ये स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है। एंड ये जो लाइन है इसका मतलब ये होता है, मेटाफोरिकल लाइन है। इसमें पहले के टाइम में ओल्ड टाइम पे ये मेथड होता था कि अगर कोई डेड पर्सन है, लाइक कोई ऐसा पर्सन है जो अंतिम सांसें ले रहा हो, ठीक है, और वो होल्ड कर रहा हो मिरर और या ग्लास, कोई भी ग्लास या मिरर कुछ भी ले रहा हो, अपने माउथ से लगा के ब्रीथ करने की कोशिश कर रहा हो, तो ये एक मेटाफोरिकल सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी। चूज द टर्म दैट इज यूज एज अ ड्रामेटिक डिवाइस व्हेन द कैरेक्टर इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, तो इसका होगा सोलिलोक्वी, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। और शेक्सपियर में बहुत सारी सोलिलोक्वीज इंपॉर्टेंट है। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, ये आपका आयम्बिक पेंटामीटर में है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ए बी इसका फॉर्म है आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। पब्लिकेशन ईयर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हु इज द ओनर ऑफ द फर्म इन विच वॉल्टर वॉज वर्किंग इन द प्ले जस्टिस, तो जेम्स हाउ एंड सन्स ये फर्म थी, एंड जेम्स हाउ ओनर थे, और इन्होंने 9 से 90 कर दिया था, इसलिए ये फॉर्जरी किया था। इन्होंने अपनी जो बिलवेड थी रूथ हनीविल के लिए ये सब किया था, ठीक है। और इनकी जो फॉर्जरी रहती है वो पकड़ में आ जाती है और इन्हें 3 साल की सजा हो जाती है। तो रॉबर्ट कॉक्सन इनके सीनियर क्लर्क रहते हैं, वो इस चीज़ को पहली बार नोटिस करते हैं कि क्या किया है फॉल्टर ने, ठीक है। तो इसका होगा सी। 107, बेटर टू रीन इज हेल दैन सर्व इन हेवन, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, सैटन की है, बुक 1 से ली गई है लाइन। और व्हाट दो द फील्ड इज लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। चिन्वा अचीवे का थिंग्स फॉल अपार्ट, अब ये भी क्वेश्चन आपके लिए ट्रिकी था, ये सवाल मैं मान रही हूँ, आज के पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो डिफिकल्ट थे, मतलब कह सकते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट डिपिक्ट करता है प्री कॉलोनियल लाइफ इन अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ नाइजीरिया, विच पार्ट इज दिस, तो यहाँ पे सेटिंग है यूमोफिया की सेटिंग है, एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नाइजीरिया को दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो ये आप मैच कर लीजिएगा। विच इज नॉट द हीरोइक प्ले ऑफ ड्राइडन, तो आयरनिक लव और फॉर लव एंड द इंडियन एम्पर ये सब हीरोइक प्ले हैं, लेकिन स्पेनिश फायर जो है वो ट्रेजी कॉमेडी है, ओके। द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसेस, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो 1597 होगा। नेक्स्ट इनका आता है 1612 में, और फिर आता है 1625 में, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखने कितने एसे पब्लिश हुए थे, तो 10, 38 एंड 58 जहाँ तक मुझे याद है यही था, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 197 होगा इसका आंसर। हु वॉज द ओल्डेस्ट एनिमल, अब ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग था इसका, ओल्ड एनिमल बहुत लोगों ने ओल्ड मेजर को लगाया है, ठीक है, बट इसका आंसर होगा बेंजामिन। बेंजामिन जो डोंकी है वो द ओल्डेस्ट एनिमल है इस नॉवल में। इसको आप एक बार देखिएगा क्या आंसर हो सकता है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बेंजामिन है, देखते हैं आयोग क्या आंसर मानता है। बॉक्सर आपको पता ही है, बॉक्सर यहाँ पे बॉक्सर भी मेजर कैरेक्टर है, हमेशा कहता है नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, राइट, नेपोलियन तो तानाशाह है ही। थॉमस ग्रे की एलिजी 1751 में लिखी गई है ये, और ये किस फॉर्म में लिखी गई है, तो क्वार्ट्रेन में लिखी गई है, ठीक है। क्वार्ट्रेन आयम्बिक पेंटामीटर, ए बी आयम्बिक पेंटामीटर होता है 5 फीट होता है, और अनस्ट्रेस स्ट्रेस इसका सिलेबल होता है डडम, ठीक है।
हाउ मेनी डेज हैड सैंटियागो गॉन विदाउट कैचिंग अ फिश इन द ओल्ड मैन एंड द सी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 84 डेज तक उन्होंने कोई फिश नहीं पकड़ी है, और ये 88 डेज तक की स्टोरी दिखाई जाती है यहाँ पे। 84 डेज से 88 डेज की। तो मार्लिन ये पकड़ते हैं, है ना, मार्लिन। और मैनोलिन, दो कैरेक्टर यहाँ पे आते हैं। मैनोलिन जो है इनके इनके साथ के एक लड़के होते हैं, बॉय होते हैं। मार्लिन फिश का नाम होता है। तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इन दोनों में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। The mocking poetry, which has all the epic dignity of form and idiom of which the author is capable, but celebrates some hopelessly trivial subject. तो ये क्या है? ये आपका मॉक एपिक का है। मॉकिंग अभी हमने पढ़ा भी था थोड़ा सा, थोड़ी देर पहले ही। ये एपिक डिग्निटी होगी, इसमें सारे फॉर्म में सब तरीके में एपिक डिग्निटी होगी, लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा इसका? ट्रीवियल सब्जेक्ट होगा। अभी हमने बर्डलेस में भी पढ़ा था ये चीज़। तो एपिक, मॉक एपिक भी इसका एक टाइप है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? मॉक एपिक। ठीक है। सिंपल सेंटेंस को यहाँ पे आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस क्या है। बिसाइड्स रॉबिंग द पुअर चाइल्ड ही ऑल्सो मर्डर्ड हर, मतलब पुअर चाइल्ड को रॉब करने के अलावा उसने उसको मर्डर भी किया। तो इसका मतलब है कि उसने केवल पुअर बच्चे को रॉब ही नहीं किया, बल्कि उसका मर्डर भी किया। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है वो इस सेंस को दिखाता है कि मतलब केवल बच्चे को रॉब ही नहीं किया बल्कि मर्डर भी किया। ठीक है। तो इसमें एंड बट ये सब यूज होते हैं आपके कंपाउंड में। तो इसका आंसर होगा ए। तो देखते हैं 116। द एक्सप्रेशन दैट वन टैलेंट इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो जब आपने पढ़ा होगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो आपने पढ़ा होगा बिब्लिकल पैराबल थे यहाँ पे। न्यू टेस्टामेंट के मैथ्यू वाले पार्ट से लिया गया था बिब्लिकल पैराबल। तो यहाँ पे टैलेंट जो है वो एक मतलब स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। मैथ्यू का जो पैराबल आते हैं उसमें से स्टोरी बताई गई है। और उसमें ये बताया जाता है कि जो टैलेंट है वो एक यूनिट ऑफ मनी है जो एक मास्टर अपने सर्वेंट को देता है। अब जो सर्वेंट है जो रिसीव करता है इस मनी को, लाइक वन टैलेंट जो यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, उसको बैरी कर देता है यूज करने के बजाय। तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो मिल्टन को भी ऐसा लग रहा है कि उनका पोएटिक टैलेंट अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब उनकी आईसाइट लूज हो चुकी है और वो अब अपने पोएटिक टैलेंट का कुछ भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बिब्लिकल एल्यूजन, बिब्लिकल पैराबल होगा। हु वाज लीडर ऑफ द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, ये मैंने क्लास में भी बताया था। प्री रेफलाइट ब्रदरहुड का कई बार पूछा जाता है लीडर कौन है। तो ये 1848 में फाउंड होता है और डांटे रेजिटी इसके लीडर रहे हैं। विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट मिलाइस, क्रिस्टीना रोजेटी, ये सब इस ग्रुप के पार्ट थे। और आपको प्री रेफलाइट ब्रदरहुड की कैरेक्टरिस्टिक भी याद करनी है। ओके। विलियम मॉरिस भी थे, उन्होंने बाद में ज्वाइन कर लिया था। ओके। हु इज द राइटर ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन, तो ये बहुत सीधा क्वेश्चन है, चार्ल्स लैम्ब। एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट कब ओरिजिनेट हुआ था, तो ये अर्ली 20th सेंचुरी का मूवमेंट है और जर्मनी में ये ओरिजिनेट होता है। पहले पेंटिंग में होता है और बाद में लिटरेचर में। और इसमें इनर वर्ड्स, इनर फीलिंग्स, इनर इमोशंस पे फोकस किया जाता है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे फोकस नहीं होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके जो वर्क है आपने पढ़ा है, द हेरी एप। ठीक है। इसके अलावा फ्रांच कैफका का मेटामॉर्फोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच एनिमल डज मिल्ड्रेड कंपेयर हरसेल्फ टू द हेरी एप, अब ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए डिफिकल्ट था क्योंकि आप में से बहुत कम ने पढ़ा है। तो इसमें आंसर होगा अ लेपर्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली मिल्ड्रेड का जो स्पीच है वो अपने आप को कंपेयर करती हैं लेपर्ड से। और जैसे लेपर्ड है उसके बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं। ठीक है। उसके बॉडी में बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं और वो अपने स्पॉट्स के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सेम एज मिल्ड्रेड को भी ऐसा लगता है कि वो एक स्टील सोसाइटी या स्टील कंपनी के लाइक उनके फादर स्टील कंपनी ओन करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में स्टील कंपनी का एसोसिएशन तो है उनकी लाइफ में, वेल्थ वगैरह तो है, लेकिन उनके पास कोई पर्पस नहीं है। ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो इनहेरेंट जो चीज़ें हैं, वेल्थ है और स्टील कंपनी से जो उनका एसोसिएशन है उसे वो चेंज नहीं कर सकती, जैसे कि लेफ्टवर्ड अपने स्पॉट्स को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। विद रेफरेंस टू लेटर राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस इज करेक्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार मैं स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, योर्स सिंसियरली होगा। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, योर ये लगा देंगे या ये लगा देंगे, तो ये बहुत सीधा क्वेश्चन था, योर सिंसियरली। जॉन किट्स एड्रेस कर रहे हैं इस लाइन में, किससे एड्रेस कर रहे हैं? सिल्वियन हिस्टोरियन हु कैंस दाउ एक्सप्रेस फ्लावर डिटेल। तो देखिए यहाँ पे
अभी तो देखिए आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे किसे एड्रेस कर रहे हैं, कई बार सिल्वियन का मतलब पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको तैयार करिएगा आगे के एग्जाम के लिए। करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे भी कई लोगों का गलत हुआ आंसर। करेक्ट सेंटेंस क्या है? द न्यूली इलेक्टेड लीडर टुगेदर विद हिज वाइफ वाज इनवाइटेड फॉर द डिनर। तो देखिए यहाँ पे आर है और इसके अलावा है वर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इज होता ना तो सही हो जाता, अगर इज होता यहाँ पे तो सही हो जाता। जब आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा तो जब टुगेदर विद हिज का कंस्ट्रक्शन लग गया, टुगेदर विद का कंस्ट्रक्शन या विद लग गया, तो यहाँ पे फोकस जो है आपका पूरा फोकस है पहले वाले सब्जेक्ट पे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लूरल कोई सब्जेक्ट होता तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी होती, तो यहाँ पे जो आपको वर्ब लगानी है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, ना कि उनके साथ में जो दिया गया है उसके साथ। ठीक है, तो द न्यूली इलेक्टेड लीडर वॉज इन्वाइटेड फॉर द डिनर जो मेन है, टुगेदर विद हिज वाइफ एक्स्ट्रा है, तो आपको ये फोकस करना है। तो इसका आंसर होगा ए। हाउ मेनी हीरोज डज द नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज हैव? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने पढ़ा है नॉवेल, स्पेशली मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी, उसमें मैंने जोसेफ एंड्रयूज का फुल टाइटल लिखा था, क्योंकि कई बार टाइटल से भी क्वेश्चन बनता है। तो टाइटल क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स। ऑलरेडी 2 नाम दिए हैं तो कोई इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, 2 है। और आपको पब्लिकेशन ईयर भी याद होना चाहिए, 1742 का नॉवेल है ये। ठीक है, कॉमिक एपिक इन प्रोज बोला जाता है इसको। ये भी क्वेश्चन था जिसमें कंफ्यूजन हुआ स्टूडेंट्स को। चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इट इज बेटर टू स्टार्व दैन बेग। मतलब स्टार्व करना ज्यादा बेहतर है बैग करने से। तो इसका कहना क्या मतलब है कि बैग करना अच्छा नहीं है जितना कि स्टार्व करना बेहतर है। भूखे मरना ज्यादा बेहतर है स्टार्व बैग करने से। तो इसका होगा इट इज नॉट सो गुड, बैग करना उतना अच्छा नहीं है जितना कि स्टार्व करना। तो ये हो जाएगा आपका 125 का डी। अब देखते हैं थॉमस ग्रे की एलेजी, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये पोयम किस एज से है? तो देखिए ये पोयम है ट्रांजिशन एज से। ठीक है, एज ऑफ जॉनसन एज, जो आपकी एज ऑफ ट्रांजिशनल एज है, एज ऑफ जॉनसन, ठीक है, उसी से है। 1745 से 1798 टाइमलाइन है। और जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि ये प्री रोमांटिक्स माने जाते हैं, क्योंकि ये इनकी जो पोयम है उसमें रोमांटिक्स कुछ एलिमेंट, रोमांटिक एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ट्रांजिशन एज की बहुत बढ़िया पोयम मानी जाती है, प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक एज इन्हें माना जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा आपको रेस्टोरेशन एज का टाइमलाइन, ऑगस्टन एज का टाइमलाइन पता होना चाहिए। तो 1660 से 1700 का जो टाइमलाइन है वो रेस्टोरेशन एज है। इसके अलावा 1700 से 1745 ये आपका ऑगस्टन एज है। मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि कई बार टाइमलाइन से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको एज वाइज टाइमलाइन याद होनी चाहिए। रोमांटिक एज तो आपको पता ही है, 1798 टू 1837। अकॉर्डिंग टू बेकन राइटिंग मेक्स अ, यहाँ पे भी क्वेश्चन गलत हुए हैं। राइटिंग मेक्स अ क्या होगा? एग्जैक्ट मैन। ठीक है, रीडिंग अ फुल मैन एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो ये आपका हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, जैसे अभी आप में से बहुत लोग हैं मेंस का एग्जाम देंगे तो आप क्या बन जाएंगे? एग्जैक्ट मैन, राइट। आपने पढ़ा है, आपने डिस्कशन किया है, आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बट लिखना देखिए सबके बस की बात नहीं है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं 128। इफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड बिटवीन फ्रेंड्स दे वुड फॉल आउट। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये क्या, कौन सी वर्ब है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। पास्ट टेंस में ये सेंटेंस है, तो हम देखेंगे पास्ट सेंटेंस कौन सा है। यदि मित्रों के साथ गलतफहमी हो जाएगी, यदि मित्रों के बीच गलतफहमी हो गई तो उनमें अनबन हो जाएगी। ठीक है, तो यदि मित्रों के बीच गलतफहमी हो गई तो उनमें अनबन हो जाएगी, ये इसका आंसर होगा। ये वाला तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, विच टाइम ऑफ पीरियड इज इंग्लिश हिस्ट्री इज कॉल्ड एज द रेस्टोरेशन। अभी देखिए मैं आपको टाइमलाइन बता ही रही थी, तो 1660 टू 1700। बाकी तो देखिए रोमांटिक एज का ये टाइमलाइन है और ये टाइमलाइन है आपका विक्टोरियन एज का। ठीक है, तो हिस्ट्री से देखिए एज वाइज काफी क्वेश्चन बने हैं। ईयर ऑफ पब्लिकेशन अभी मैंने आपको पिछले ही पॉइंट में बताया था 1958 है। तो ट्रायोलॉजी आपको याद रखनी है, थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज। नो लॉन्गर एट ईज आती है 1960 में, और फिर आती एरो ऑफ गॉड 1964, याद रखना है आपको।
131 क्वेश्चन है, ही केम टू द बर्थडे पार्टी यस्टरडे। यस्टरडे जब भी आएगा मतलब पास्ट टेंस है, ठीक है। और पास्ट टेंस में आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में एडिशनल लग जाता है यस्टरडे, तो हो जाएगा केम, ठीक है। हु इज कॉल्ड द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, तो रैना बोलती हैं ब्लैंचली को चॉकलेट क्रीम सोल्जर, और उनकी फोटो के पीछे ही लिखा होता है चॉकलेट क्रीम सोल्जर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी बताया गया था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, बताइए। दे हैज नॉट, हैव लगेगा यहाँ पे, हैव होगा। डज ही लुक्स लाइक हिम, यहाँ पे लुक होगा। हाउ डू दे प्ले, ये सही है, हाउ डू दे प्ले, ये दे के साथ क्या हो जाएगा, हैव लग जाएगा, तो ये भी सही है, ये इजी क्वेश्चन था। द टाइटल ऑफ चिनुआ एचेबे, ये देखिए अभी हमने पढ़ा भी था, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, है ना। 35 देखते हैं, 135। When Swamiji was 14 years of age, an ordinary event affected his life very much. जब स्वामी जी 14 वर्ष के थे तब एक साधारण घटना ने उनके जीवन पर बहुत प्रभाव डाला, तो यही होगा इसका आंसर। तब एक साधारण सूचना ने, ऑर्डिनरी इवेंट, जीवन पर घातक प्रभाव डाला। तो देखिए यहाँ पे इवेंट दिया है, यहाँ पे सूचना दे दिया है ना, तो ये थोड़ा सा आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा घटना, ठीक है। इसका बी आंसर नहीं होगा, सॉरी, इसका होगा, इसका आपका हो जाएगा ए, ठीक है। ये देखिए मैंने भी थोड़ी सी गलती करी ना, इसका हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो 135 का आप ए लगा लेंगे, ठीक है। ये होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साधारण सूचना नहीं होगा, साधारण घटना होगा, ठीक है। ए, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। हमारा देश सदैव से प्रसिद्ध रहा है। ये देखिए जब कोई चीज शुरू हुई है, एक टाइम पे कोई चीज शुरू हुई है और अब तक हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल होता है जब रहा है, रही है, रहे है होता है, और जब एक टाइमलाइन दी जाती है कि एक पर्टिकुलर टाइम से हो रहा है, तो यहाँ पे सदैव से दे दिया है ना। यूजुअली हम सिंस और फॉर का यूज करके टाइम लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आवर कंट्री हैज ऑलवेज बीन ग्लोरियस। हैज बीन का प्रयोग होता है जब आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो ये हैज बीन होगा, हालांकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसमें चेंज है, पर आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना है। टी.एस. एलियट रेपिटेड यूज ऑफ गुड नाइट, तो ये मैंने जब विशलैंड का रिवीजन करवाया था, मैंने बताया था हैमलेट का गुड नाइट, ओफिलिया वाला जो था गुड नाइट है ना, तो ये हैमलेट से है, ओफिलिया वाले पॉइंट से। टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड, ये मैंने अभी वीडियो भी अपलोड करी थी अपने चैनल में भी, और इसके अलावा मैंने क्लास में भी बताया है। द वेस्टलैंड में आपको स्ट्रक्चर कई बार पूछा जाता है, मैंने बोला भी था मैच करने को या एक क्रोनोलॉजी में लगाने को देगा आपको सीक्वेंस में। तो इसमें क्या होगा, पहला तो आपको होगा द पेरिल ऑफ द डेड, दूसरा होगा द गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, फिर डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड, तो एक ही है जो मैच हो रहा है ना। इन ड्रामेटिक मोनोलॉग द प्रेजेंस ऑफ द लिसनर इज, लिसनर की प्रेजेंस क्या होगी, इम्प्लिसिट होगी, मतलब हिडन होगी, आपको पता नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगी लिसनर की प्रेजेंस, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था रोका फेरारा, इनके पास जब एक आते हैं मैसेंजर आते हैं तो इनकी प्रेजेंस इम्प्लिसिट होती है। उसके अलावा यूलिसिस पे भी हमने देखा है। ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, पेट्रार्कन सोनेट का एग्जाम्पल है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। बाय राइटिंग ड्रामाज लाइक ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव जब लिखा है इन्होंने तो रेस्टोरेशन थिएटर में अपना नाम जमा दिया है इन्होंने, ठीक है। जैकोबियन थिएटर विक्टोरियन थिएटर नहीं है। ये क्वेश्चन है, यहाँ से भी बहुत बच्चों के क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं। तो द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज लव, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज लव, ठीक है। तो दिस लाइन फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये लाइन कहाँ से आती है, तो देखिए ये लाइन जो है वो एंटोनियो की लाइन है, ठीक है, एंटोनियो की लाइन है, और ये एक्ट 1 सीन 3 में लाइन आती है जब ये मतलब बॉन्ड साइन किया जा रहा है, तब की बात है कि डेविल किसको बोला जा रहा है, शाइलॉक को बोला जा रहा है, ठीक है। डेविल किसको बोला जा रहा है, शाइलॉक को बोला जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे डेविल जो है साइट कर रहा है स्क्रिप्चर अपने पर्पस के लिए, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स में भी हुआ था, बॉन्ड साइन हुआ था, है ना, मेफिस्टोफेलिस, ये सब कैरेक्टर्स आते हैं, और जब बॉन्ड साइन किया जाता है तो डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ भी तो देखिए कितनी बड़ी डिसेप्शन होता है, तो सेम एज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो एंटोनियो होगा, यहाँ पे भी कुछ लोग का आंसर गलत हुआ है। मैकबेथ दैट मर्डर स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है,
मैकबेथ की है, एक्ट सेकंड सीन सेकंड में होती है स्पीच, और ये मैकबेथ की स्पीच है। जब मैकबेथ को ऐसा फील होता है कि जब वो सो नहीं पाते हैं, सॉरी, जब लेडी मैकबेथ भी सो नहीं पा रही है और मैकबेथ को ऐसा एहसास होता है कि मैकबेथ ने एक सोते हुए आदमी को मारा है, मैकबेथ ने स्लीप को मारा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इन पे भी असर उसका पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट ही होने वाला है ये। हेरोल्ड पिंटर का प्ले द बर्थडे पार्टी, ये पब्लिश होता है 1959 में, और कॉमेडी ऑफ मिनिस का एग्जाम्पल है। एब्सर्ड थिएटर जब आपने पढ़ा है तो वहाँ पे भी आपने इसको पढ़ा होगा। कॉमेडी ऑफ मिनिस एक ऐसी कॉमेडी जिसमें थ्रेटन के माध्यम से कॉमेडी क्रिएट होती है। जैसे आपने देखा स्टैनली जिनका बर्थडे है, उनको गोल्डबर्ग और मैकिन दोनों थ्रेटन करते हैं। लुलू इसमें कैरेक्टर हैं और उनका कैसे रेप हो जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं दिखाया गया है इस प्ले में, बट यहाँ पे बहुत हॉरर दिखता है। अगर आप देखें, मैग है, मैग कैरेक्टर है यहाँ पे, तो मतलब पैगी है, सब अगर आप देखें तो इतना माहौल अच्छा नहीं है जिस हिसाब से बताया जाए कि ये कॉमेडी है। तो कॉमेडी कैसे, मीनेस की कॉमेडी है जब थ्रेटन के माहौल से कॉमेडी क्रिएट किए जाए। तो ये आपको याद रखना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कॉमेडी ऑफ मीनेस बोला किसने है, किसने कैटेगराइज किया है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट इज डेडिकेटेड टू, एजरा पाउंड को डेडिकेट किया है एल एग्लियर फेब्रो, इन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, द बेटर क्राफ्ट्समैन बोला जाता है। ओके, तो इन्हें क्यों बोला था, क्योंकि एजरा पाउंड ने इनका वर्क एडिट किया था। ये आप नोट कर लीजिए अगर आप चाहें तो, है ना। एल मिग्लियर फैब्रो, मैंने शायद कुछ गलत बोला था, मिग्लियर फैब्रो, ठीक है, द बेटर क्राफ्ट्समैन। शेक्सपियर फर्स्ट रोमन ट्रेजिडी, ये इंपॉर्टेंट है। टाइटस एंड्रोनिकस है, इनकी पहली ट्रेजिडी है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था। रिनेसा रिनेसा क्या था, रिवाइवल ऑफ लर्निंग था, तो रिवाइवल ऑफ लर्निंग था, क्लासिकल लर्निंग की रिवाइवल थी, ह्यूमनिज्म था सेंटर इसका। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और सही भी हुआ होगा बहुत लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है इसमें, तो आप देखिए टेड ह्यूज का सेक्रो एलाइट्स में सही है, बाकी कीट्स का डॉर्बिश नहीं है, अर्नोल्ड का है, स्काइलक शेली का है, द सेकेंड कमिंग डब्ल्यू ईट्स का है। ठीक है, द फर्स्ट नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस, ये देखिए ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नॉवेल चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स है ना, उन्होंने स्केचेस बाय बॉज लिखा था, उसके बाद पिकविक पेपर्स लिखा था, और लास्ट इनका जो था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रोड 1870 में पब्लिश होता है, पॉस्टमस वर्क पब्लिश रहा है। तो अगर आप देखें तो ओलिवर ट्विस्ट आता है 1837 से 39 में, निकोलस निकलवाई आता है 1838 से 39, ये सीरियलाइज होता है। 1860 से 61 ग्रेट एक्सपेक्टेशन आता है। इसके अलावा हार्ड टाइम्स 1954, अ टेल ऑफ टू सिटीज 1959, ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1860 से 61, ये मैंने आपको बताया है। डेविड कॉपरफील्ड 1849 से 50 के बीच आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। द पिकविक पेपर्स है, एंड न्यू क्लासिकल एज वॉज एन एज ऑफ, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन था ये। प्रोज एंड रीजन है ना, मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है न्यू क्लासिकल एज को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। इमोशन एंड इमेजिनेशन आपको मिलेगी रोमांटिक एज में। तो इस तरीके से जो पेपर है वो पूरा सॉल्व हो चुका है, एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपने कहाँ गलती करी है और कहाँ गलती आपकी जायज़ थी और कहाँ नहीं जायज़ थी, कहाँ आपको कन्फ्यूज़न हुआ, क्यों कन्फ्यूज़न हुआ। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए थे कि आपको ध्यान रखने हैं, स्पेशली ईयर्स के बारे में मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट वर्क के, तो अगर आपने ध्यान दिए हैं तो आपका अच्छा हुआ होगा। और अगर देखिए, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल सेफ मार्क्स की, तो मुझे ऐसा लगता है जनरल में 80 प्लस जिसका है वो सही है। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है 75 से 80, आई थिंक सो, बट मैं ऐसा कोई एक्सपर्ट तो देखिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ अंदाज़ा ही लगा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 75 से 80 के बीच एक सेफ स्कोर है। और अगर मैं बात करूँ एससी से एसटी की, तो 65 से 75 के बीच, 65 क्या, 65 शायद कम हो गए, 70 से 75 के बीच कह सकती हूँ। बाकी तो देखिए ये जो कट ऑफ फॉर्म की जाती है या फ्रेम होती है वो परफॉर्मेंस के बेस पे होती है। अगर ज़्यादातर लोगों ने आंसर बहुत ज़्यादा अच्छे किए हैं तो कट ऑफ बढ़ भी सकती है, लेकिन जितना मैंने
स्टूडेंट से बात करी, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ का बहुत अच्छा हुआ, कुछ का नहीं अच्छा हुआ। तो इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनका एवरेज हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी डिपेंड करेगा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरा जो जनरल ओपिनियन है वो यही है कि इस हिसाब से कट ऑफ बनेगी। अब देखते हैं क्या कट ऑफ बनती है, ये तो जब आंसर की आएगी तो ही क्लियर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आप लोग अपने स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आइडिया लगे कि कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा है, कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही है। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे रिटन पे आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे आंसर लिखने हैं, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूँगी। और जीआईसी की भी बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पर भी मैं डिस्कशन करूँगी, उस पर भी मैं आपको कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि मैं इस अकॉर्डिंग आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।